हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि सर फिजिक्स। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर 6 पढ़ने वाले हैं। और इस लेक्चर से पहले हम लोगों ने 5 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, जिसमें इस चैप्टर का कई एक टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में किरचॉफ्स लॉ, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल एक बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है, उसके साथ साथ एक दूसरा टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं किरचॉफ्स लॉ, जिसको मैंने आपको बताया कि शुरुआत आज हम लोग किरचॉफ्स लॉ से करने वाले हैं। किरचॉफ्स लॉ जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इनसे बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। और किरचॉफ्स लॉ डिस्कस करने से पहले कुछ टर्म हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद में किरचॉफ्स लॉ हैं कितने और किस उसमें क्या कहा गया है ये हम लोग डिस्कस करेंगे। किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ्स रूल्स भी बोला जाता है, तो मैंने यहाँ किरचॉफ्स रूल्स लिखा हुआ है। इनको पढ़ने से पहले कुछ टर्म हैं, उनको हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, या इसी को इलेक्ट्रिक नेटवर्क भी बोला जाता है। इलेक्ट्रिक सर्किट किसको बोला जाता है? तो ऐसा सिस्टम जिसमें बहुत सारे रजिस्टर्स और बहुत सारे सेल्स इस तरीके से लगे होते हैं कि पता ही नहीं चल पाता है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रिक सर्किट या नेटवर्क बोला जाता है। सिंपल सा भी बोल सकते हैं, ऐसा सिस्टम जो रजिस्टर और सेल से बना हो उसी को हम इलेक्ट्रिक सर्किट या इलेक्ट्रिक नेटवर्क के नाम से जानते हैं। दोनों ही नाम एक ही हैं और आप पहले से ये जानते भी होंगे। दूसरा टर्म इसमें आता है जंक्शन का क्या मीन्स होता है, तो हम इनको एग्जाम्पल को लेकर के भी बताते चलते हैं। बात आती है जंक्शन की, तो यहाँ आप ये देख रहे होंगे कि इसमें देखो सेल एक से ज़्यादा मैंने यहाँ दिखाए हैं और रजिस्टर भी एक से ज़्यादा दिखाए हुए हैं। तो ऐसा जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम को ही हम इलेक्ट्रिक नेटवर्क या इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानेंगे। दूसरा टर्म है मेरा जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? तो ऐसा पॉइंट किसी भी नेटवर्क या सर्किट का ऐसा पॉइंट जहां कम से कम 2 कंडक्टर जॉइंट हो, कम से कम 2 कंडक्टर, क्योंकि हर डिवाइस कंडक्टिंग मटेरियल से बनी होती है, तो हम इनको कंडक्टर भी बोल सकते हैं। तो मैंने ये कहा कि ऐसा पॉइंट जहां कम से कम 2 कंडक्टर कनेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को जंक्शन के नाम से जाना जाता है। जैसे इस नेटवर्क या सर्किट में आप देख सकते हो, एक आपका कंडक्टर ये है, दूसरा कंडक्टर ये है, और ये दोनों देखो यहाँ जॉइंट हैं, तो ये आपका जंक्शन बोला जाएगा। इसी तरीके से पॉइंट सी पर देखिएगा, एक ये कंडक्टर है, दूसरा ये कंडक्टर है, एक ये कंडक्टर है, तो ये जॉइंट हैं, तो ये पॉइंट सी है, वो जंक्शन बोला जाएगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कई एक जंक्शन होते हैं। कम से कम 2 कंडक्टर का जॉइंट होना कंपलसरी है। कुछ बुक्स में वो कहते हैं कि कम से कम 3 कंडक्टर का जॉइंट होना कंपलसरी है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, केवल हमें समझना है, चाहे 2 कंडक्टर जॉइन हो या मोर देन 2 कंडक्टर जॉइन हो, वो जंक्शन बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला टर्म हमारा आता है कि लूप या मैश किसको बोला जाता है, लूप किसको बोलते हैं? तो लूप जो है वो क्लोज्ड पोर्शन ऑफ सर्किट को लूप के नाम से जाना जाता है। जैसे कि ये एक सर्किट है और इस सर्किट का कोई भी
क्लोज्ड पोर्शन अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि ए बी सी एफ ए, या दूसरा हम कर सकते हैं सी डी ई एफ सी, तो कोई भी सर्किट का क्लोज्ड पोर्शन है उसी को हम लूप या मैश के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया होगा आपके। अगला आपका टर्म है ब्रांच। ब्रांच किसको बोला जाता है? तो ऐसा कंडक्टर या ऐसा कंडक्टिंग पाथ जो दो जंक्शन के बीच में हो उसी को हम ब्रांच के नाम से जानते हैं। तो ए टू बी ये भी ब्रांच बोली जा सकती है क्योंकि ये भी जंक्शन है, ये भी जंक्शन है। बी टू सी ये भी ब्रांच बोली जा सकती है क्योंकि बी जंक्शन है और सी जंक्शन है, और इन दोनों के बीच में ये जो लाइन है वो एक कंडक्टिंग पाथ को शो कर रहा है। तो जितने भी कंडक्टिंग पाथ बिटवीन टू जंक्शन होते हैं उनको हम ब्रांच के नाम से जानते हैं। तो कई एक ब्रांच आपकी सर्किट या इलेक्ट्रिक नेटवर्क में प्रेजेंट होती हैं। तो ये कुछ टर्म थे जिनका यूज किरचॉफ रूल में किया गया है, तो वो टर्म मैंने आपको डिस्कस किए हैं। अब हम आपको बता दें कि किरचॉफ्स रूल्स क्या काम करते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है या किसी रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या कितना उसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसका पता करने के लिए हम लोग ओम्स लॉ डिस्कस कर चुके हैं। उसके साथ साथ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन कुछ सर्किट ऐसे होते हैं जिसमें ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से रजिस्टर्स सीरीज में हैं या कौन से रजिस्टर्स पैरेलल में हैं, तो उनमें कितना करंट फ्लो होगा या कितना किसी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ऐसे सर्किट को कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स सर्किट के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे सर्किट को सॉल्व करने के लिए ही हम किरचॉफ्स रूल्स का यूज करते हैं। तो ये बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए जिन रूल्स का यूज करते हैं उनको हम किरचॉफ्स रूल्स के नाम से जानते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा कि किरचॉफ्स रूल्स किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए यूज किए जाते हैं। सर्किट सॉल्व करने का मतलब भी समझ में आ गया होगा, किसी रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है या किसी रजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या किसी सेल का कितना ईएमएफ है, ये हम आसानी से पता कर सकते हैं किनकी हेल्प से? किरचॉफ्स रूल्स की हेल्प से। बेसिकली ये आपके किरचॉफ्स रूल्स दो होते हैं, जिसमें एक को हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या जंक्शन रूल या किरचॉफ करंट लॉ के नाम से जानते हैं। किरचॉफ करंट लॉ को शॉर्ट में KCL भी बोल सकते हैं। दूसरा लॉ जो है जिसको हम किरचॉफ सेकंड लॉ या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप रूल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से आपको पता चला है कि किरचॉफ्स रूल्स दो हैं जिनका यूज सर्किट को सॉल्व करने में किया जाता है। दोनों के नाम क्या क्या है वो भी मैंने बता दिया। अब उस रूल को अप्लाई कैसे करेंगे और क्या बोला गया है, तो सबसे पहले हम जंक्शन रूल की बात करते हैं। जंक्शन रूल को ही किरचॉफ्स करंट लॉ बोला जाता है, जिसका शॉर्ट फॉर्म KCL हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। जंक्शन का मीन्स मैंने अभी आपको बता भी चुके हैं कि जंक्शन का मीन्स क्या होता है। सबसे पहले इस रूल में क्या कहा गया है उसको हम यहाँ पर रीड करेंगे, फिर आपको सिखाते हैं कि कैसे ये रूल किसी सर्किट में अप्लाई किया जाता है। एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करेंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ currents leaving the junction।
ये कहा गया है। तो हम इसको थोड़ा सर्किट की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर सर्किट बोल दिया, और सर्किट में मैंने पॉइंट सी यहाँ पर पता चल रहा है कि ये एक जंक्शन है। तो इस पॉइंट सी पर हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन रूल को अप्लाई करेंगे। तो जंक्शन रूल में मुझे क्या सिखाया गया है कि सम ऑफ एंटरिंग करंट, जो जंक्शन पर करंट पहुंच रहे हैं उनका सम जो है वो किसके इक्वल होता है, जितना करंट उस जंक्शन से लीव आउट हो रहा है। तो हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखेंगे पॉइंट सी जो कि जंक्शन है, तो यहाँ पर एक आपका करंट जो है वो इस सेल से, जिसको मैंने I1 बोला, तो I1 हमें मिल रहा है, और इस सेल से करंट जो है वो I2 मिल रहा है। और ये I1 और I2 करंट आप देख रहे हैं, पता चल रहा होगा कि पॉइंट सी पर ये एंटर कर रहे हैं, मींस ये जंक्शन पर एंटर कर रहे हैं, तो ये एंटरिंग करंट होगा। तो जंक्शन रूल क्या कहता है, इनका सम कितना, तो इनका सम कितना हो जाएगा, तो मैंने सम कर दिया I1 प्लस I2। और मैंने कहा फिर यहां से इधर कितना करंट जाएगा, इसका मतलब है ये लीविंग आउट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जंक्शन रूल क्या कहता है, लीविंग आउट में जो करंट होगा वो एंटरिंग करंट का सम होता है। मींस एंटरिंग करंट कौन कौन से हैं, एक I1 और I2, तो इसमें कितना करंट जाएगा, I1 प्लस I2 करंट जाएगा। तो मैंने देखो पता कर लिया कि इसमें कितना करंट जाएगा, कितना करंट फ्लो होगा, वो मुझे देखो यहाँ पर पता चल जाता है। तो जंक्शन रूल लगा करके हम किसी भी जंक्शन पर एंटरिंग करंट और लीविंग करंट का आसानी से पता कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा रूल है, एंटरिंग का सम कर दो और उतना ही लीव आउट में जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से आप कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखते हैं। तो आपके समझ में आ गया होगा जंक्शन रूल का स्टेटमेंट और जंक्शन रूल को कैसे अप्लाई करते हैं। इसके आगे एक इसका मेन पॉइंट यहां लिखा हुआ है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये इसका एक कंसेप्ट लिया गया है कि जब करंट फ्लो होता है तो जंक्शन जो है या कंडक्टिंग पाथ है वो कोई भी कहीं भी चार्ज स्टोर नहीं होता है, कहीं भी चार्ज कलेक्ट नहीं होता है। जितना चार्ज आ रहा है उतना ही चार्ज उस पॉइंट से आगे जा रहा है। इसका मतलब है कि किरचॉफ्स करंट लॉ जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को फॉलो करता है। ये एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि किरचॉफ्स जो फर्स्ट लॉ है जिसको हम KCL बोला है या जंक्शन रूल बोला है वो किस लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ का नाम क्या है, तो उसको लूप रूल के नाम से जानते हैं या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के नाम से भी जानते हैं। तो लूप का मीन्स क्या है हम आपको बता चुके हैं अभी, और इसी को हम किरचॉफ्स सेकंड लॉ भी बोल सकते हैं या किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और उसका मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है KVL। तो सबसे पहले इसके स्टेटमेंट की बात करते हैं कि इसमें आपको क्या बताया गया है। द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेज इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप involving resistors and cells in the loop is 0। क्या कहा गया कि किसी भी क्लोज्ड लूप के अराउंड चेंज इन पोटेंशियल जो है वो 0 होता है। तो इसको हम मैथमेटिकली भी लिख सकते हैं, दैट इज सिग्मा, ये समेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा बी इक्वल्स टू 0। किसी भी क्लोज्ड लूप का पोटेंशियल में जो चेंज है या इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोल सकते हैं, तो चेंज इन पोटेंशियल जो है वो 0 होता है। ये मुझे यहाँ पर बताया गया है। मीन्स पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं होता है, पोटेंशियल सेम रहता
रहता है, पोटेंशियल सेम होने की वजह से यह मैंने लिखा भी है, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल वर्क डन है और वर्क डन एनर्जी होता है। ये हम सभी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा और ये कई एक बार पूछा गया है कि ये किस कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है, तो ये एनर्जी के लॉ को फॉलो करता है। कैसे इसको अप्लाई करते हैं, कैसे हम अप्लाई करेंगे किसी सर्किट को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पर हमने उसको अप्लाई करना भी सिखाया है। अभी हम आपको बता चुके हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है और इसमें मैंने जंक्शन रूल का यूज करके करंट भी हर जगह मैंने यहाँ पर बता दिया है कि किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आपको यहाँ पर पता चल रहा होगा। यहाँ पर अब हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप रूल को अप्लाई करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, सर्किट सिंपल बनाया गया है तो एक पैटर्न फिक्स कर दिया गया है कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है, सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V इक्वल्स टू E माइनस IR होता है। तो वो इसी चैप्टर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आप प्रीवियस लेक्चर के वीडियो देख करके पता कर सकते हैं कि ये रिलेशन कैसे आपको मिला है। मैंने यहाँ पर कहा कि ये अज्यूम किया गया कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 0 है। जब इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और किसी सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेल के EMF के इक्वल हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस सेल के EMF के इक्वल होगा। जहाँ पर भी आप किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे ये फिक्स है, इसको आपको लर्न रखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सेल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। तो जब हम कोई लूप को नाम देंगे तो नाम आप क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी दे सकते हैं। तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देंगे तो आप देखेंगे कि आपका सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी पहले आ सकता है या सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड भी पहले आ सकता है। अगर सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड पहले आता, ध्यान रखना है चीज़ को, अगर सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड पहले आता है तो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका EMF के इक्वल होगा और पॉजिटिव वैल्यू ली जाएगी। मैंने क्या कहा, अगर सेल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड आता है तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो EMF के इक्वल होगा वो प्लस का लिया जाएगा और अगर सेल का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेल का EMF के इक्वल होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा। ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, अप्लाई करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखोगे तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। मैंने कहा कि अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पड़ता है तो EMF की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी और अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पहले मिलता है मुझे तो EMF की वैल्यू जो है वो नेगेटिव ली जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आप देख रहे होंगे, जब लूप को आप नाम देंगे चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देखेंगे कि ये करंट जो है उसकी डायरेक्शन आपके साथ साथ भी चल सकती है या आपके अपोजिट भी हो सकती है। तो इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस किसी रजिस्टर का जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो किसी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर करंट भी है तो नेगेटिव लिया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं रजिस्टर का, V इक्वल्स टू IR लगा करके। तो IR की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी और अगर करंट जस्ट अपोजिट आ रहा है तो IR की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी। तो ये साइन कन्वेंशन जो है वो आपको लर्न रखना पड़ेगा, तभी आप किरचॉफ्स लॉ सर्किट में अप्लाई कर सकते हैं और सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ को बार बार सुने ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। अब हम यहाँ पर अप्लाई करना आपको सिखाते हैं। तो ये सर्किट का मैंने एक लूप ले लिया, तो क्लोज्ड लूप A B C F A मैंने इस तरीके से नाम दिया है।
आप चाहो तो किसी भी तरीके से नाम दे सकते हैं और कहीं से भी नाम स्टार्ट कर सकते हैं, आप मतलब इस चीज़ के लिए बाउंड नहीं है। बस ये ध्यान रखना है साइन कन्वेंशन सेल के लिए क्या रहेगा और रजिस्टर के लिए क्या रहेगा, इस बात का ध्यान रख। तो मैंने यहाँ से शुरू किया है ए बी सी एफ ए, क्लोज्ड लूप है तो क्लोज्ड पोर्शन लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने ई क्लोज्ड ले लिया। और इसमें अब हमने अप्लाई किया वोल्टेज लॉ या लूप रूल को हम अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर जंक्शन रूल अप्लाई वो तो सिंपल सा है, तो आराम से आप देख करके ही लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लूप रूल को सिखाया है। तो सबसे पहले मैं कहाँ से कहाँ पर चलना शुरू करेंगे, ए टू बी जाएंगे। तो ए टू बी आप जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं सबसे पहले तो ए से आगे बढ़े तो सेल ही मुझे मिला जिसका ईएमएफ जो है वो E1 है। इसका मतलब इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो E1 होगा। अब पॉजिटिव होगा या नेगेटिव देखते हैं। तो हम इधर से जब जा रहे हैं तो मैंने देखा कि पहले मुझे नेगेटिव इलेक्ट्रोड मिला है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड मिला तो मैंने कहा ईएमएफ की वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वो प्लस का E1 होगा। इसीलिए देखो मैंने प्लस का E1 यहाँ पर लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो देखो एक रजिस्टर भी लगा हुआ है और रजिस्टर में करंट भी फ्लो हो रहा है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, I1 R1। तो मैंने यहाँ देखो लिख दिया I1 R1। अब देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो देखो हम ए टू बी जा रहे हैं और करंट भी ए टू बी जा रहा है। सेम डायरेक्शन अगर होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर नेगेटिव लिया जाएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ देखो माइनस लगा दिया I1 R1। आगे बढ़ते हैं। अब ए टू बी मेरा पूरा हुआ, अब हम बी टू सी जाते हैं। तो बी टू सी में आप देख रहे हैं ना तो कोई सेल लगा हुआ है ना ही कोई रजिस्टर लगा हुआ है। रजिस्टर नहीं तो पोटेंशियल डिफरेंस ना तो सेल का होगा ना ही रजिस्टर का होगा। तो बी टू सी हम ऐसे ही आगे बढ़ गए और कहाँ पहुँच गए हैं, तो सी पर पहुँच गए। अब मुझे कहाँ चलना है, सी टू एफ चलना है। तो देखो सी टू एफ हम चलेंगे। सी टू एफ चलेंगे तो मुझे यहाँ रजिस्टर देखो मिल रहा है जिसमें करंट I2 फ्लो हो रहा है और उसकी रेजिस्टेंस कितना है, तो R2 है। पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसका, तो I2 R2 हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन से पता करते। तो हम जा रहे हैं सी टू एफ, जबकि करंट आ रहा है जस्ट अपोजिट और अपोजिट में प्लस लिया जाता है, तो प्लस का I2 R2 हो गया। आगे बढ़ते हैं, रजिस्टर का हो गया। अब सेल पर पहुंचते हैं। तो सेल का आप देख रहे हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पहले मिला मुझे, अब पॉजिटिव जब मिलता है तो उसका ईएमएफ जो पोटेंशियल डिफरेंस जो ईएमएफ के इक्वल है वो नेगेटिव होगा, इसीलिए देखो मैंने माइनस लगा दिया। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, E2, तो मैंने E2 लिख दिया। तो लूप मेरा, अब हम कहाँ से कहाँ चलेंगे, F2A। तो F2A ना तो कोई सेल लगा हुआ है ना ही कोई रजिस्टर लगा हुआ है, मीन्स यहाँ कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा और सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया पूरा क्लोज्ड लूप। और इक्वल टू क्या होता है, 0, तो मैंने इक्वल टू 0 लिख दिया और इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया। ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे इक्वेशंस मुझे बनाने पड़ते हैं जब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं और जो क्वेश्चन में पूछा गया उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो कई एक बार मुझे लूप रूल अप्लाई करना होता है, तो इसलिए हम उनको इक्वेशंस बोलते चले जाते हैं। तो इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया है। इसी तरीके से चाहो तो आपको अगर ज़रूरत हो तो दूसरे लूप में भी आप लूप रूल का यूज कर सकते हैं। तो मैंने दूसरे लूप में भी यहाँ अप्लाई करना आपको सिखाया है। तो आप यहाँ लूप का मैंने नाम क्या दिया है, CDEFC मैंने इसका नाम दिया। क्लोज्ड होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, क्योंकि लूप रूल में क्लोज्ड लूप को ही लिया गया है। तो लूप ये मैंने दिया है। अब आप इसमें खुद अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके देखेंगे कि ये आपका मैंने सही लिखा है या नहीं लिखा है। अगर गलत लिखा है तो आप कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को लिखेंगे और आप ध्यान रखें। एक बात मैं बताना चाहूँगा बेटा
अलग अलग बुक में ये जो साइन कन्वेंशन है वो अलग अलग लिया गया है। तो मैंने जो यहाँ साइन कन्वेंशन डिस्कस किया है तो वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग किया गया है, क्योंकि हम सीबीएसई में अपना जो 12th क्लास है उसमें एनसीईआरटी को ही बोर्ड ने प्रीफर किया है और हम बोर्ड के अकॉर्डिंग ही अपनी बुक को फॉलो कर रहे हैं। रेफरेंस बुक में ये साइन कन्वेंशन है वो अलग अपोजिट भी दिया गया है, तो आप ध्यान रखें, क्योंकि आप रेफरेंस बुक भी पढ़ते हैं तो ये नहीं कि हम गलत हैं या रेफरेंस बुक गलत है, कोई गलत नहीं है, आंसर्स गलत भी नहीं होंगे, बस करने का ट्रेंड जो है वो अलग अलग है। तो एनसीईआरटी का ट्रेंड मैंने यहाँ पर आपको बताया और हम आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आप इसी ट्रेंड को फॉलो करें और लूप रूल कैसे अप्लाई होता है ये आप अच्छी तरीके से सीखें। और ये 2 किरचॉफ्स लॉ थे जिनकी हेल्प से हम कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करते हैं और ये मैंने आपको सिखाया है। आप चाहो तो इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में हम लोग कुछ आगे देखते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे और इस चैप्टर के बचे हुए टॉपिक के लिए जल्द ही नए लेक्चर हम लोग लेकर के आएंगे और बहुत जल्दी आपका ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।